हेलो बच्चों, तो आज आपके लिए एक और टॉपिक लेकर आए क्लास 10th का आपका, और टॉपिक का नाम है प्रोबेबिलिटी। बेटा जी बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी टॉपिक है। ये मानिए इसका 3 या 4 मार्क का जो क्वेश्चन आता है आपके लिए बिल्कुल कहते हैं ना कि थाली में सजा के नंबर दे दिया आपको, ऐसा है। तो इस टॉपिक को शुरू करते हैं। ये टॉपिक आपका सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड तीनों बोर्ड्स में क्लास 10th में है। बेटा जी प्रोबेबिलिटी जैसा मैंने लिखा है, प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी मीन्स आपको कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे मान लीजिए आप एक कॉइन को टॉस करते हैं, तो कॉइन को टॉस करेंगे तो उस समय आपको श्योर नहीं है आप कि हेड ही आएगा, टेल भी आ सकता है। तो वहाँ पर एक चांस लेते हैं आप जब आप कॉइन टॉस करके बोलते हैं कि हेड आएगा या टेल आएगा। ऐसे ही मान लीजिए आप लूडो का डाइस है, लूडो आप सब लोग खेलते होंगे, तो लूडो के डाइस को जब आप थ्रो करते हैं तो उस समय आप अनसर्टेन होते हैं कि क्या नंबर आएगा। वो नंबर 1 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हम इसी चीज़ की निकालते हैं कि 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या 3 के मल्टीपल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, या इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है। इस सब को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें बेटा जी कुछ टर्म्स हैं इम्पॉर्टेंट, हालांकि क्वेश्चंस में इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कुछ का यूज़ होगा कुछ का नहीं होगा, पर चैप्टर की स्टार्टिंग में आपको ये पता होना चाहिए। इससे एक इन डेप्थ आपको नॉलेज मिलती है चैप्टर की। बेटा फर्स्ट टर्म है एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट जैसे मान लीजिए थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। अब थ्रोइंग ऑफ अ डाइस जब मैंने आपको बोला तो नॉर्मली आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता है कि सर ठीक है वो लूडो का डाइस होगा, उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखे होंगे। पर मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना कि फेयर डाइस है, मैंने तो ये कहा कि थ्रोइंग ऑफ अ डाइस। तो बच्चों थ्रोइंग ऑफ अ डाइस का मतलब है कि डाइस कैसा भी हो सकता है। उस केस में हो सकता है उसमें 5 हो ही ना, 2 फेसेस पर 6 लिखा हो। तो ये ठीक है, उसमें हमें पता है कि आउटकम्स क्या होने वाले हैं, क्या क्या उसके पॉसिबल आउटकम्स हैं, लेकिन वो फेयर डाइस नहीं है क्योंकि उसमें 6 के आने की प्रोबेबिलिटी औरों के कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी ऐसे। तो ये एक्सपेरिमेंट तो है पर ये रैंडम एक्सपेरिमेंट नहीं है। बेटा जी रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जो सेकंड पॉइंट मैंने बोला, जिसमें जितने भी, जैसे लूडो का डाइस की हम बात कर रहे हैं, तो जितने नंबर्स डाइस पर हों उन सब के आने की संभावना बराबर हो। जैसे आप एक फेयर डाइस की बात करें तो उसमें 6 फेसेस पर 6 डिफरेंट नंबर्स लिखे होते हैं। तो ऐसे केस में ये जो फेयर डाइस है उसको जब आप रूल करते हैं तो वो एक्सपेरिमेंट रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि उसमें कोई भी नंबर आ सकता है इसलिए। अच्छा, इसके बाद सैंपल स्पेस की बात आती है बेटा। सैंपल स्पेस का मतलब होता है किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट में जितने भी आउटकम्स आ सकते हैं उन सबको हम कहेंगे सैंपल स्पेस। जैसे यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इस समय थ्रोइंग ऑफ अ डाइस की, तो थ्रोइंग ऑफ अ डाइस में क्या क्या नंबर आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो ये सब क्या है आपके सैंपल स्पेस में आते हैं। मैं 1 मिनट लिख देता हूँ। तो जैसे यहाँ पर जो हमारे पास है, यहाँ पर इसमें 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या हो गया? सैंपल स्पेस हो गया हमारी। और रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन सा किया था हमने? थ्रोइंग ऑफ अ फेयर डाइस। कोई सा भी नहीं, फेयर डाइस थ्रो किया है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट आपका ये आ गया, थ्रोइंग ऑफ अ फेयर डाइस, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। सैंपल स्पेस आपका ये आ गया, ठीक है। अब फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? बेटा जी फेवरेबल आउटकम्स का मतलब है कि आप क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए आपने कहा गेटिंग a number
मोर देन 4, आपने ये बोला, तो ये ऐसे जितने भी केसेस होंगे जो कि मोर देन 4 के होंगे वो आपके फेवरेबल आउटकम्स होंगे। कौन कौन से हो जाएंगे उसमें? 5 एंड 6। ये क्या है? आपका पूरा सैंपल स्पेस है और ये आपकी एक इवेंट है। इसको ए मान लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर आप देख रहे हैं आपके पास सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट्स हैं? यहां पर अगर आप देखें तो ये NS, ये हो गए 6, और यहां पर NA कितने हो गए? 2। अब यहां पर इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब क्या होता है बच्चों? इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब है कि जब सारे ही सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स के आने की प्रोबेबिलिटी एक सी हो। जैसे आप देखिए, अगर बेटा फेयर डाइस है तो जितनी पॉसिबिलिटी 1 के आने की है उतनी ही 2 के आने की भी है, 3 के आने की भी है, 4 के आने की भी, 5 के आने की भी और 6 के आने की भी है। तो तब हम बोलते हैं कि इक्वली लाइकली आउटकम्स। ठीक है, तो अब यहां पर अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालना समझ में आ जाएगा। तो बेटा जी प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? प्रोबेबिलिटी का आपके पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर हम अपने यहाँ के एग्जाम्पल में देखें, ये जो हमने एग्जाम्पल लिया थ्रोइंग ऑफ अ फेयर डाइस, इसका सैंपल स्पेस हमने बना लिया, इसकी हमने एक कंडीशन ले ली अपने फेवरेबल आउटकम्स की, तो हमारे इसकी फेवरेबल आउटकम्स की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो बेटा जी ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपकी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 2 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स 6, तो 1/3, ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बस इतना सिंपल सा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि प्रोबेबिलिटी जो है वो कभी भी 0 से कम नहीं हो सकती। ये MCQ के लिए बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखने की चीज़ है कि प्रोबेबिलिटी कभी भी निगेटिव में नहीं होगी, कम से कम होगी भी तो 0 हो सकती है। भाई मान लीजिए किसी ने डाइस थ्रो किया, आपने कहा 7 आएगा, तो 7 नहीं आएगा क्योंकि उसमें 1 से 6 तक ही आपके नंबर लिखे हुए हैं, तो वहाँ पर प्रोबेबिलिटी आपके जीतने की 0 है क्योंकि 7 आ ही नहीं सकता। लेकिन आपकी प्रोबेबिलिटी माइनस में नहीं होगी कभी भी। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। आप ये कह सकते हैं कि आप किसी चीज़ के बारे में 100% श्योर हैं। जैसे मान लीजिए आप बात करते हैं कि भाई डाइस को थ्रो किया, आपने कहा 7 से छोटा नंबर आएगा, नंबर विल बी स्मॉलर देन 6, सॉरी स्मॉलर देन 7। तो स्मॉलर देन 7 तो बेटा आएगा ही क्योंकि डाइस पर नंबर ही क्या है 1 2 3 4 5 6। इट मीन्स वहाँ पर 100% जो आपने कहा है वही होने वाला है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? फुल 1। तो प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच में ही रहेगी, ना 0 से कम होगी ना 1 से ज़्यादा होगी। ये MCQ के लिए याद रखिएगा, ठीक है। तो मैंने आपको जो ये समझाया, इसमें अब इवेंट को लेकर कुछ MCQs जब बनते हैं तो इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, या कभी कभी जो लैंग्वेज है उसमें इन टर्म्स को यूज़ करते हैं। तो एक बार इनको भी देख लेते हैं। बेटा जी इवेंट में एक होती है श्योर इवेंट, जैसे अभी मैंने आपसे कहा ना कि गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 ऑन अ थ्रो ऑफ डाइस। तो अगर डाइस को थ्रो आपने किया है तो ऑब्वियस ही बात है जो भी नंबर आएगा 7 से छोटा ही आएगा। तो सारे आउटकम्स आपके फेवरेबल ही हैं, 1 आए तब भी, 2 3 4 5 6, तो वो श्योर इवेंट होगी। लेकिन अगर आपने कहा कि गेटिंग अ नंबर 7, तो वो 7 तो हो ही नहीं सकता, या गेटिंग अ नंबर मोर देन 6 हो ही नहीं सकता क्योंकि उसमें नंबर ही नहीं है वो। तो वो कैसी इवेंट होगी? इम्पॉसिबल इवेंट होगी। तो श्योर इवेंट क्या है? जिसकी प्रोबेबिलिटी
1 हो, और इम्पॉसिबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो। इसके अलावा आप देखिए, अब एक चीज़ आती है इसमें, एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट होती है जिसमें सिर्फ एक ही फेवरेबल आउटकम हो आपका। जैसे मान लीजिए आप कहें कि गेटिंग अ नंबर 5। अब गेटिंग अ नंबर 5 में एक ही केस हो सकता है, जब 5 आए तब आप जीतेंगे। या आपने कहा कि गेटिंग अ नंबर मोर देन 5 ऑन अ थ्रो ऑफ डाइस। अब मोर देन 5 तो बेटा एक ही नंबर है, 6। तो जब सिर्फ सिंगल आउटकम हो सकता है आपका, जो पॉसिबल आउटकम है उसमें आपका फेवरेबल आउटकम अगर सिर्फ सिंगल है तो वो क्या होगा, एलिमेंट्री इवेंट होगी। लेकिन अगर मोर देन 1 आउटकम आपके फेवरेबल हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, तो 5 एंड 6, तो यहाँ पर 2 एलिमेंट्री इवेंट्स मिक्स हो गई, एक 5 नंबर आने की भी और एक 6 नंबर आने की भी। इसीलिए इसको बोलते हैं कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट का मतलब है जब एक से ज़्यादा आपके फेवरेबल आउटकम्स आ रहे हों। ठीक है। अब लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कई बार। बेटा जी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स का मतलब होता है कि एक तो इवेंट वो है जो कि आपके फेवर की है, और दूसरी जो आपके फेवर की फिर नहीं है। जैसे मान लीजिए ये है गेटिंग अ नंबर मोर देन 4, तो ये आपकी एक इवेंट है। तो गेटिंग अ नंबर नॉट मोर देन 4, ये इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए यहां पर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आपकी 1/3, तो मैं इसको ऐसे मान लेता हूं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ये आपकी 1/3 है। तो जो हमारी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी और उसकी कॉम्प्लीमेंट्री जो इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को ई के ऊपर बार लगाकर शो करते हैं हम, दोनों का सम हमेशा 1 होता है। तो ऐसे में अगर मुझे इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी देखनी है तो कैसे आएगी बेटा, बहुत छोटा सा यहीं पर कर देता हूँ। तो वो आ जाएगी मेरे पास पी ई बार 1 - 2/3। तो ये आपका बेटा 1 मिनट यहाँ पर कर लेंगे। मैंने कहा बोर्ड में थोड़ा जगह कम पड़ रही है इस समय, कोई नहीं। तो ये आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो है इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट आ जाएगी 1 - 1/3, इट मीन्स 2/3। तो ये 2/3 इसकी कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है। तो बेटा जी ठीक है, इन कंसेप्ट्स को आप स्क्रीन को इस समय स्टॉप करके एक बार समझ लीजिए, इसके बाद जो और कंसेप्ट है वो बताते हैं। ठीक है। तो बच्चों एक और कंसेप्ट है जो प्रोबेबिलिटी के अंदर अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, और इस कंसेप्ट को लेकर प्रॉब्लम क्या है, काफ़ी लोगों के घर में कार्ड्स खेलना अच्छा नहीं माना जाता है, तो इसलिए बच्चों को प्लेइंग कार्ड्स के बारे में नॉलेज नहीं होती है। पर प्रोबेबिलिटी के चैप्टर में जब भी कभी इसका क्वेश्चन आ जाता है तो जिनके घर में कार्ड्स नहीं खेले जाते हैं उन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है इसमें, कार्ड्स के आइडेंटिफिकेशन वगैरह में। तो इसीलिए मैंने इसको टॉपिक को थोड़ा अलग से कवर कर लिया आपके लिए। देखिए बेटा, प्लेइंग कार्ड्स इस तरह के होते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये 52 कार्ड्स होते हैं इस तरह के। देखिए अब ये 52 कार्ड्स जो हैं इसके अंदर 4 कैटेगरीज हैं। 4 कैटेगरीज कौन कौन सी हैं इसमें बेटा जी? एक तो होती है ये कैटेगरी जिसको बोलते हैं डायमंड। मेरे पास भी बहुत ज़्यादा अच्छे कार्ड्स नहीं क्योंकि हमारे यहाँ भी काफ़ी पहले के आए हुए हैं, इतना फ्रीक्वेंटली नहीं खेले जाते हैं।
तो ये जो कैटेगरी है, जैसे देखिए ये इसका किंग है, इसको बोलते हैं डायमंड, हिंदी में बोलते हैं इसको ईंट। तो ये डायमंड का किंग है, ऐसी डायमंड की ये क्वीन है, डायमंड का आपका ये जैक है। तो ये जो है मैंने आपको एक सूट दिखाया इसका, ये डायमंड का पूरा सूट है मेरे पास इसका, एस और फेस कार्ड्स का। तो बच्चों ये जो है इसमें अगर आप देखें तो एस अलग काउंट होते हैं, एस को हम फेस कार्ड में काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। एस को हम फेस कार्ड में बेटा काउंट नहीं करेंगे, एस को हम अलग से काउंट करते हैं। और ये तीन होते हैं आपके फेस कार्ड्स, किंग, क्वीन एंड जैक। तो जैसा ये बेटा डायमंड का सेट है, वैसे ही आपका इसी तरीके से ये होता है, इसको बोलते हैं क्लब्स। ये क्लब्स का एस है मेरे पास, और ये क्लब की क्वीन है, आप देखिए। ऐसे ये क्लब का जैक हो गया, और ये क्लब का किंग हो गया। तो ये भी अगर आप देखें तो ये भी एक मैं पूरा सेट आपको दिखाता हूँ किस तरह से है। क्लब का एस और क्लब के किंग, क्वीन और जैक। ये किंग, क्वीन और जैक जो है मैं आपको स्पेशली बार बार बता रहा हूँ, ये होते हैं फेस कार्ड्स बेटा। इसी तरह से आपके पास हार्ट्स का होता है। तो हार्ट्स में भी एक तो एस होगा हार्ट का, और ये इसके किंग, क्वीन और जैक है, के, क्यू और जे, ये इसके फेस कार्ड्स हैं। इसी तरह से लास्ट इसका जो बचता है देखिए, ये आ गया, इसको बोलते हैं स्पेड। ये स्पेड का आपके पास एस है, ठीक, और ये इसके किंग, क्वीन और जैक हो गए। तो बच्चों ये आपके पास अगर घर में आपके कार्ड्स वगैरह नहीं खेलते हैं तो मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आसपास में जान पहचान में किसी के पास कार्ड्स हो तो उनसे लेकर आप एक बार रिकॉग्नाइज करने के लिए थोड़ा सा देख सकते हैं उन कार्ड्स को, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो 3 या 4 मार्क्स का इजी क्वेश्चन होता है। बस उसमें यही होता है कि भाई आप 52 का जो कार्ड का पैक है उसमें से एक कार्ड एट रैंडम आपने निकाला, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो फेस कार्ड होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अब आपको अगर पता है फेस कार्ड कौन कौन से, तब तो आप आराम से उसको कर सकते हैं क्वेश्चन को, अदरवाइज़ आप यही कंफ्यूज हो जाएंगे कि फेस कार्ड कौन से होते हैं। तो मैंने इसलिए अलग से लिखा हुआ भी है, 4 एसेस होते हैं, और फेस कार्ड्स जो हैं वो 3 तरह के होते हैं, किंग, क्वीन और जैक। चारों 4-4 होंगे, क्योंकि 4 इसमें कैटेगरीज हैं। स्पेड जिसको हम बोलते हैं हुकुम हिंदी में, हार्ट्स जिसको हम बोलते हैं पान हिंदी में, इसी तरह से डायमंड जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ईंट, और क्लब्स जिसको हम बोलते हैं चिड़ी। तो ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होंगी। इसके अलावा इसमें 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 के भी कार्ड्स होते हैं। इस तरह से अगर देखा जाए तो हर एक सेट में आपके पास 13 कार्ड्स होंगे, ए, के, क्यू, जे। 4 तो ये होगा सब में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो आपके पास 13 कार्ड्स स्पेड के हो गए, 13 कार्ड्स हार्ट्स के हो गए, 13 कार्ड्स क्लब्स के हो गए, और 13 कार्ड्स डायमंड के हो गए। इस तरह से 13 4 52 ओवरऑल कार्ड्स आपके पास होते हैं। इस टॉपिक को मैंने अलग से इसलिए लिया क्योंकि इसमें अक्सर बच्चों को प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पर कई बार ऐसा हो जाता है, वो पूछ लेंगे कि इन अ पैक ऑफ कार्ड्स 2 कार्ड्स आर ड्रॉप्ड।
अब अगर 2 कार्ड्स ड्रॉप हो गए तो आपको ये देखना होगा कि वो कौन से कार्ड से ड्रॉप हुए, और जो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं वो 52 से कम होकर 50 रह जाएंगे फिर। तो इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है जब आपको 2 कॉइन्स टॉस करनी होती हैं। तो बच्चों का 2 कॉइन्स टॉस करनी है तो उसका सैंपल स्पेस बनाना बहुत आसान है। अगर 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो क्या क्या हो सकता है उसमें भाई, आप ये देखिए, हो सकता है दोनों पर हेड आ जाए, हो सकता है फर्स्ट पर हेड आए दूसरे पर टेल आ जाए। आप कहोगे सर हो सकता है पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए, बिल्कुल सही बात है, हो सकता है दोनों पर ही टेल आ जाए। तो इस तरह से वहां पर आपके पास 4 पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं। तो ये इसके लिए 2 कॉइन्स टॉस होती हैं। आप ये मान लीजिए 2 कॉइन्स को एक साथ आप टॉस कर लें या एक ही कॉइन को 2 बार टॉस कर लें, इट मीन्स द सेम। कभी कभी 3 का भी आ जाता है, अगर आएगा तो मैं आपको हैंड टू हैंड बता दूंगा, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इसके अलावा 2 डाइसेस भी एक साथ थ्रो करने के लिए आ जाते हैं। अब अगर 2 डाइसेस को एक साथ थ्रो किया जाएगा तो उस समय आपको जो है उसके 36 पॉसिबल आउटकम्स होंगे। वो कैसे होगा जब समय क्वेश्चन आएगा, इस समय इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं तभी आपको हैंड टू हैंड उसकी टेबल बनाकर समझा दूंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ क्वेश्चंस को लेकर। तब तक के लिए आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, और जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।